नमस्कार, मैं हूं अंकुर शर्मा और खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं हरियाणा प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। अंबाला छावनी बस स्टैंड पर विभिन्न छात्राओं ने मिलकर अड्डा इंचार्ज को प्राइवेट बस संचालकों के खिलाफ शिकायत दी है। छात्राओं का कहना है कि प्राइवेट बस चालक कंडक्टर उन्हें अपनी बसों में मुफ्त में यात्रा नहीं करने देते। पास होने के बावजूद भी उन्हें बसों से नीचे उतार दिया जाता है या फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं। इसी बात को लेकर रोडवेज कर्मचारी यूनियन और प्राइवेट बस संचालक आपस में खूब कहासुनी करने लगे और बस स्टैंड पर लोगों की खासी भीड़ जमा हो गई। मेरा नाम सरिता है और मैं पॉलिटेक्निकल में पढ़ती हूँ। हमें बसों में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो सुबह हम लोग निकलते हैं जैसे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कोई भी प्राइवेट बस वाला हमें चढ़ाता नहीं है। अगर चढ़ा लेते हैं तो बीच रास्ते में हमें उतार देते हैं। इस वजह से हम कॉलेज से लेट हो जाते हैं। फिर हमें प्लेसमेंट भी मिलती है कॉलेज में जाके। आज क्या हुआ सर? आज तो हम लोग प्राइवेट बस में आए तो उन्होंने एक दिन तो चढ़ा लिया सर। हमारे रूट की एक जिम्मेदार बस है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं चढ़ाती और अगर चढ़ाती है तो बीच में उतार देती है और हमसे किराया मांगती है, जबकि हमारा बैलेंस में नहीं है कोई भी। अधिकारी को शिकायत की इसकी आपने? सर अभी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो अभी सर आएंगे तो हम उन्हें देंगे एप्लीकेशन। मेरा नाम मनु है और मैं यहाँ पे कंप्लेन कराने आई हूँ कि हमें प्राइवेट बस वाले चढ़ने नहीं देते। बोलते हैं अगर चढ़ना है तो अपने टिकट कटाओ। क्या करते हैं आप? कहाँ पर? या तो बीच रास्ते में उतार देते हैं हमें। हम पॉलिटेक्निकल कर रहे हैं सर। क्या होता है आपका, कैसा सलूक होता है जब आप? वो बोलते हैं कि या तो नीचे उतर जाओ। बहुत बेरुखी से हमसे बात की जाती है और ऐसा बोलते हैं कि हमारी बस में ऐसा कुछ नहीं चलेगा, हम किसी से नहीं डरते, ऐसा बोलते हैं। सरकारी बसों का क्या हाल? सरकारी बसों में तो हमारे टाइम में सिर्फ एक बस है और इसमें इतनी भीड़ होती है कि हमसे चढ़ा नहीं जाता उसमें। आरटी अंबाला द्वारा और आरटी कैथल द्वारा स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन छात्र व छात्राओं को जो भी पास बनवाने हैं, यदि वो सहकारी परिवहन समिति की बस में चलना चाहता है, सहकारी परिवहन समिति के बस के पास बनवाए। वो रोडवेज की बस में चलना चाहता है, रोडवेज के पास बनवाए। रोडवेज के पास प्राइवेट में लागू नहीं होने के, प्राइवेट के पास रोडवेज में लागू नहीं होने के। वो छात्र की इच्छा है, जिससे बनवाना चाहे बनवा, मना नहीं करेगा। लेकिन रोडवेज वाला कहना है कि आप मनमानी करें। नहीं, मनमानी कोई नहीं है। वो बिल्कुल प्रॉपर वो गलत कर रहे हैं। वो लोग बच्चों को गलत बरगला रहे हैं। सरकार के स्पष्ट आरटीए कैथल के, आरटी अंबाला के लेटर हमें मिल चुके कि जो बच्चा आपसे पास बनवाना चाहेगा केवल वही लागू होगा, कि रोडवेज का पास जीरो बैलेंस आपके में लागू नहीं होगा। क्लियर आदेश। अब किस पैमाने पे पास बनवाई जाए? हम ये कहते हैं कि जो बच्चा भी हमारी बस का जो बस सूट करती है, अपने स्कूल में जाओ, अपने स्कूल से लिखवाएगा लाओ लिस्ट और हम पास जारी कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सिर्फ हमारी बस में लागू है। दोनों का वो सरकार को पूछे कि दो का बना सकती है या नहीं बना सकती है। वो स्कूल बतावागा उनका, हमें नहीं पता इस बारे में। वो स्कूल बतावागा वो दो को जारी कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके लिए कोई फार्म वगैरह बना? हाँ, हमने फार्म अभी प्रिंट करा लिया, कल हमें सभी बच्चों को उपलब्ध करा देंगे। आज हम महाप्रबंधक के पास किसी विशेष कार्य से आए थे, तो जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो ये बच्चियां नीचे खड़ी थी। महाप्रबंधक से मिलना चाहती थी, आरटीए से मिलना चाहती थी।
और प्राइवेट वाले भी इत्तेफाक से यहाँ प्रधान आए हुए थे। उन बच्चियों ने उनके सामने कंप्लेंट रखी है कि भाई ये बसें वाले बदतमीजी करते हैं और हमें बिठाते नहीं हैं। सरकार के आदेश हैं, 0 पर बैलेंस के जो पास हैं वो सभी बसों में फ्री हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई बच्चियाँ इनके सामने कह रही हैं कि हमारी ये सुनते नहीं, हमारी बदतमीजी से पाते हैं, हमारी टिकटें काटते हैं। तो हम जो इनसे पीछे 2 तारीख को अपील करी थी और आज भी इसके माध्यम से अपील करते हैं। बेटियां हैं, जब देश और प्रदेश बेटियों को पढ़ाने के लिए और बचाने के लिए कार्य कर रहा है तो इनका भी फर्ज बनता है, ये भी सरकार का एक अंग है। तो इन्होंने आगे बढ़ करके इन बेटियों को करना चाहिए और आने वाला टाइम के अंदर ये हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं। अगर इनकी यही मंशा रही और ये इसी तरह अगर बेटियों के साथ इस तरह के व्यवहार करते रहे तो रोडवेज कर्मचारियों ने बीएमएस यूनियन मिल करके कोई न कोई आंदोलन जरूर बेटियों के पक्ष में, और बिल्कुल ये सहन नहीं होगा। इन्होंने इसे अपील करते हैं कि इन बेटियों को ले जाएं और जो कैटेगरी फ्री उनको लागू करें, क्योंकि परमिट देने से पहले इनको ये स्पष्ट कहा गया था कि हरियाणा रोडवेज के अंदर जो कंडीशन है वो पूरी आप अप्लाई करोगे। जो फ्री है, जो आप है, जो खिलाड़ी है, जो विकलांग है, सेतोता सेनानी, जितनी भी कैटेगरी रोडवेज में है, जो सुविधाएं रोडवेज दे रही है वो प्राइवेट वाले देंगे। लेकिन ये एक भी मिनिमम है और अपनी दादागिरी कर रहे हैं। बेटियां परेशान है, हमें भी मजबूर में होकर इनका समर्थन देने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो अगर ये बात कहते हैं, अगर ये है तो हम बिल्कुल इनका जो परमिट है उसके ऊपर लिखा हुआ है कॉलम नंबर 13 के अंदर, ये हाई कोर्ट तक गए हैं। हाई कोर्ट ने भी कहा कि जितनी पॉलिसी के समय में आपके कंडीशन है जो आपको माननी पड़ेंगी। ये किसी भी कंडीशन को मानते, केवल और केवल एक ही चीज मानते, पैसा आए कैसे भी आए, हमसे किसी महिला से आए, चाहे बच्ची से आए, चाहे किसी से आए। इनका बिल्कुल अगर इनका यही रवैया रहा तो हमने मजबूर होकर के इन बच्चियों के समर्थन में आंदोलन करना पड़ेगा। और प्रदेश कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की बैठक में हंगामा और हाथापाई मानो आम बात हो गई हो, और ये सब दर्शाता है कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में कितनी ज्यादा फूट पड़ चुकी है। यही फूट रेवाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में भी देखने को मिली, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव के कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया और साथ ही हाथापाई की स्थिति बन गई। देखो, जिस पार्टी में जान आ जाती है ना, उसमें ऐसे रौले होते हैं पार्टी में। मेरे को आज यकीन हो गया है कि लोग कांग्रेस की तरफ आ गए। ये अच्छे भविष्य की निशानी है कांग्रेस पार्टी की। तो इस बात की भाई अब जरा शांति से सुनो। जो आज हमारे सबका यहाँ इकट्ठा होने का मकसद जो है, जैसे पहले भी आपको बताया, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी भारी रैली कर दी और 19 अप्रैल को भी की थी। उसमें भी आप बहुत लोग गए थे। हरियाणा में सबसे ज्यादा तादाद भी 19 तारीख को रामलीला ग्राउंड पे गई थी। क्यों गई थी, आज क्यों हम दोबारा रैली कर रहे हैं, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। और भूमि अधिग्रहण कर देते थे, ना किसान की सहमति, जब नोटिफिकेशन किया और अधिग्रहण किया, मनमर्जी का मुआवजा दे दिया किसान को। अभी यहाँ तक है जो दिल्ली की राजधानी बनी, कि अंग्रेजों ने हमारे को बेदखल किया था, 1 पैसा मुआवजा नहीं दिया। तो ऐसा कानून था और वो कानून चलता रहा। 2005 में
उससे पहले भी आपने देखा, हमारे से पहले इनेलो सरकार थी, यहाँ जो केएमपी बन रहा है, क्या आप मुआवजा दे रहे थे भाई? मेरे पास रिकॉर्ड है, हमारी सरकार बनने से पहले केएमपी 135 किलोमीटर लंबा है। और उस तत्कालीन सरकार जिसके मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे इनेलो के, उसने लिख के दिया है दिल्ली सरकार को, क्योंकि वो भी इसमें हिस्सेदार है, कि हम 2.25 लाख रुपया एकड़ एक्वायर करके दे देंगे। तो कुल जो आंका गया था मुआवजा किसानों का 160 करोड़ था 135 किलोमीटर का। उसके बाद हमारी सरकार बनी और उसी टाइम पहली बार देश में हरियाणा की सरकार, जो सोनिया गांधी के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हमारी सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की 2005 में, पहली बार हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किसान को उसकी जमीन की आर्थिक मूल्य दी। कैसे दी? जो 160 करोड़ आंका गया था, तो हमने कहा पूरे प्रदेश का फ्लोर रेट फिक्स कर दिया, इससे कम अधिकरण कहीं कुछ किसी काम के लिए हो मुआवजा नहीं मिलेगा। उसी जमीन का उतने ही किसानों को 160 करोड़ की बजाय 650 करोड़ रुपया मुआवजा मिला। और भारत पाकिस्तान के बीच लड़े गए 1965 के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में उत्तरी कमान के एक कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। 12 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उधमपुर क्षेत्र से आरंभ हुई रैली 16 सितंबर को अंबाला पहुंची और 17 सितंबर को विजय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ गई। शहीद स्मारक पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल सब एरिया के मेजर जनरल हेमंत जुनेजा ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना किया। हमारे जो 1965 ऑपरेशन की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस है, उसके लिए हमने हर एक कमांड, हर एक यूनिट, हर एक फॉर्मेशन उसको कमेमोरेट कर रहा है, उसको यादगार कर रहा है। इसलिए नदन कमांड ने एक कार रैली निकाली है जो कि इसी को दर्शाते हुए कि हमारी 1965 ऑपरेशन में किस तरीके से जीत हुई थी और किस तरीके से हम अपने शहीदों को याद रखते हैं, उसके बारे में ये पूरी कार रैली गई है। हमारे साथ में टीम कैप्टन भी हैं, ये भी आपको बताएंगे कि किसके बारे में, कि किस एग्जैक्टली कहाँ से कैसे हम चल रहे हैं इस कार रैली में, ये पूरा आपको इसके बारे में बताएंगे। टू कोर ने क्या किया सर? टू कोर ने इनका स्वागत किया है, इनका नाइट हॉल्ट करवाया है। जैसे आपने देखा अभी हमने श्रद्धांजलि दी है, जो हमारे 1965 के उनकी यादगार में हमने रीथ लेइंग सेरेमनी करी है और अभी हम इनके बाद इनको फ्लैग ऑफ करेंगे इनके अगले ट्रिप के लिए। हमने ये कार रैली गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस जो 1965 ऑपरेशंस की हैं उधमपुर से शुरू की थी। उधमपुर से श्रीनगर जाके और कमान सेतु कमान पोस्ट होते हुए मुगल रूट अपना के रास्ते में जितनी बॉर्डर चेक पोस्ट या बॉर्डर आउट पोस्ट आती हैं, फॉरवर्ड पोस्ट आती हैं, उनके ऊपर हमारे बहुत से वार मेमोरियल हैं जो 65 ऑपरेशंस और उससे पहले के 48 ऑपरेशंस के उपलक्ष्य में बनाए गए हैं। उन सब के ऊपर हम अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए और उनकी याद में नमन करते हुए उनको
आज कल हम अम्बाला पहुँचे और आज हम यहाँ से आगे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। कितने लोग हैं सर? हम 5 ऑफिसर्स और 3 एक्स सर्विसमैन हैं। अच्छा, ये पहले कभी हुआ है सर या फर्स्ट टाइम? ये इस तरह की रैली किसी भी वॉर की विक्ट्री के उपलक्ष्य में मेरा ख्याल ये पहली बार मनाई जा रही है। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वेटरन जो आपके पुराने उनको भी मिले हो? हम बहुत वेटरन्स को मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। तकरीबन सभी जगह पे जो वेटरन्स हैं वो साथ में हमारे उपस्थित थे। उनसे हमने बातचीत की, उनसे हमने वॉर के जिन्होंने ऑपरेशंस में पार्ट लिया उनसे उनके बारे में पूछा, ऑपरेशंस के बारे में पूछा और इट वाज अ रियली अमेजिंग स्टोरीज फॉर अस। हाँ, ये एक मौका था जिसमें बहुत अच्छा मौका मिला हमें वापस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करने का, और सिर्फ कनेक्ट करने के अलावा बहुत अच्छा हमारे लिए एक्सपीरियंस था सारे वॉर मेमोरियल्स को विज़िट करना और जो हमारे हीरोइक स्टोरीज़ हैं ऑन द पोस्ट, क्या पोस्ट कैसे कैप्चर की गई, कब कैप्चर की गई, क्या हुआ वहाँ पे, ये जानना हमारे लिए बहुत एक इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। तो ये आइडिया किसका था? ये आइडिया वैसे तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एंटायर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, बट दिस कार रैली वाज द आइडिया ऑफ द नॉर्दर्न कमांड। पंचायती राज के चुनावों को लेकर सरकार द्वारा दी गई शर्तों पर अब चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की चुनाव लड़ना अब खटाई में पड़ सकता है। जबकि चुनाव लड़ने से पहले जो कॉर्पोरेटिव बैंक से एनओसी पड़ रही थी उसमें बैंक ने 90% लोगों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, जबकि 10% ही लोग हैं जो चुनाव लड़ने की ज्यादा इच्छुक नहीं है। सर मैं अपनी वाइफ को साइना को ना जी उसमें पंचायती चुनाव में खड़ी कर रहा हूँ सर। उनके ऊपर कोई लोन नहीं है सर, मेरे ऊपर भी कोई लोन नहीं है। डैडी के ऊपर लोन है और डैडी मेरे से अलग है, राशन कार्ड अलग है। वो सर ये नो ड्यूज़ नहीं दे रहे हैं सर। मैंने उनको पेपर दिखाया कि सर बाप का बेटा नहीं भरना, बाप को है जो लोन वो बेटा नहीं भरेगा। सर ये कह रहे ये अखबार यहाँ ये नहीं चलता, यहाँ तो ये चलता है, यहाँ तो पैसा चलता है, यहाँ पे अखबार नहीं चलता जी, ये कह रहे हैं जी बैंक वाले। कितने लोग हैं जो इस मामले में परेशान हो रहे हैं? बहुत कम से कम 50 लोग डेली जाते हैं सर, परेशान हो गए, आ रहे जा रहे हैं जी, आ रहे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सिर्फ एक ही ब्रांच ही है जिसमें लोग परेशान हो रहे हैं, वरना इस्माइलपुर में सब नो ड्यूज़ दे रहे हैं जी, जिसका अकाउंट नहीं है। यहीं से 10 किलोमीटर दूर भी पड़ता है हमारे। हरियाणा पंचायत चुनावों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चौतरफा स्वागत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव संशोधन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन किया था। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने इस बारे में जनहित याचिका दायर की थी।
ये हरियाणा सरकार ने जो लोगों पर शर्तें थोपी थी, सबसे ज़्यादा जो शर्त थी जिसको गरीब लोगों जो जिससे चुनाव से बाहर होने जा रहे थे, तो वो थी शिक्षा का। और शिक्षा में क्योंकि ऐसे ज़्यादातर लोग हैं जहाँ स्कूल नहीं है या गरीबी की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उनके ऊपर और चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को संविधान की ओर से जो दिया गया है, वोट डालने का, चुनाव लड़ने का अधिकार जो 18 साल की उम्र से ऊपर का है, सभी नागरिकों को ये अधिकार संविधान ने दिया गया है। लेकिन हरियाणा सरकार ने ये जो कानून बनाया एकदम से, वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ असंवैधानिक तरीका था। और गरीब जो है 83% महिलाएं इससे जो है चुनाव से बाहर हो गई। इसलिए जनवादी महिला समिति ने इसका विरोध करते हुए, कड़ी आपत्ति जताते हुए PIL जनहित याचिका जो है हमने सुप्रीम कोर्ट में डाली। और इसका हमें आज दोपहर को सुनवाई 2 बजे होनी थी, उसमें वो सुनवाई के बाद जो है हमें इसमें सफलता मिली और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे दिया है कि सभी लोग जैसे पहले चुनाव लड़ सकते थे वैसे ही चुनाव लड़ सकते हैं। हम तो शुरू से ही इसका विरोध कर रहे थे। जिस दिन से भी ये शुरुआत हुई, अध्यादेश जारी हुआ, हमने हर जगह पुतले फूके थे। और हाईकोर्ट ने जब उसके ऊपर स्थगन आदेश दे दिया था, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात थी कि आप उसकी अवहेलना करके और संविधान सभा में एक अधिनियम पारित कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि कुल मिला के ये संविधान का उल्लंघन था, क्योंकि संविधान के अनुसार सभी को बराबर समान रूप से चुनाव लड़ने का, चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त है। और खुद में अगर मान लो लोग शिक्षित नहीं है पूरी तरह से, तो ये व्यवस्था की विफलता है। तो जो खुद व्यवस्था दोषी है वो भुगत भोगियों को दंडित कर रही है, उनको चुनाव के बुनियादी अधिकार से वंचित करके। इसलिए हम तो ये समझते हैं कि ये जो एक तरह की चालाकी करके रातों रात साइन करवा के जिस तरह से जारी करवाया गया था, ये एक तरह का फर्जीवाड़ा था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो स्थगन दिया है, उससे जो वंचित तबके हैं, खासतौर पे महिलाएं, अल्पसंख्यक, दलित, आम गरीब लोग जो पढ़ाई से भी वंचित रहे हुए हैं, उनको निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। और इस प्रकार का कोई भी प्रयास हरियाणा सरकार यदि भविष्य में भी करती है, तो हमारी पार्टी लगातार उसके खिलाफ संघर्षरत रहेगी, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के। तो हम ये समझते हैं अगर सद्बुद्धि आए तो हरियाणा सरकार तुरंत इसको निरस्त कर ले, अगली तारीख की कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसमें बढ़िया किया है ये सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत बढ़िया किया। क्यों अनपढ़ आदमी अच्छे हो सकते हैं पर जड़ नालायक हो सकता है? क्योंकि क्या की बात है, अनपढ़ आदमी अच्छा हो दुनिया नालायक हो सकती है। वैसे ठीक करे उसने, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक करे है। रो कटाली बहुत बढ़िया किया। इसमें जो ना आम है वो आदमी चुनाव लड़ सकता है, अनपढ़ भी लग सकता है, अनपढ़ लेडी भी। अभी हमारे यहाँ अनपढ़ आदमी बहुत हैं जो बढ़िया हैं, और लेकिन जो ना वो शर्त लगाने से चुनाव से वंचित रह जाएंगे। जो फैसला आया ठीक है, बहुत ठीक आया। बहुत सारी वो थी जो सरकार द्वारा लगाई गई थी और रोक हटा दी है, अब क्या कहना चाहिए? ये बहुत बढ़िया किया सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार का गलत निर्णय था कि अनपढ़ चुनाव नहीं लड़ सकता, पढ़े लिखे चुनाव लड़ सकते हैं, ये गलत था। अनपढ़ आदमी भी बहुत अच्छे फैसले कर सकता है, और अनपढ़ आदमी MP MLA बन सकते हैं, जब सरपंच पंच क्यों नहीं बन सकते? ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बढ़िया ऑर्डर है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेवाड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद का पुतला फूका और रोड मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना और प्रसारण मंत्री जो हमारे सेंटर के बीजेपी के मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी,
उनके अगेंस्ट रोष प्रदर्शन प्रकट किया। उनका पुतला फूका गया अम्बाला छावनी के सदर बाजार चौक पर। इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की जो डाक टिकटें बंद कर कर बीजेपी ने अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दिया है, उसका युवा कांग्रेस पूरे इंडिया लेवल पर उसका विरोध करती है और ये अपील करती है बीजेपी सरकार से कि जो भी हमारे लीडर्स ने अपनी बलिदान देकर कांग्रेस पार्टी को और देश को मजबूती प्रदान करी थी, वो इसको अपने ज़रिए से हटाना चाह रही है। डाक टिकटें हों, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो केंद्र हों, राजीव गांधी केंद्र गांव में बंद किए जा रहे हैं, उनके आगे से राजीव गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। हम युवा कांग्रेसी इसका दिल्ली में भी आज प्रदर्शन हुआ है। रविशंकर जी के घर का घेराबंदी की गई है, प्रोटेस्ट किया गया है और हम इनसे ये एक सवाल पूछते हैं कि ये नाम राजीव गांधी जी का और इंदिरा गांधी जी का स्कूलों के आगे से, स्टेडियम के आगे से हटा देंगे, पर लोगों के दिलों में से ये कैसे नाम हटा पाएंगे? बीजेपी सरकार अपने स्टेडियम बनाए, अपने केंद्र स्थापित करे, अपने विश्वविद्यालय खोले, उसमें अपने लीडर्स के नाम लिखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर ये राजीव जी के और इंदिरा जी के नाम हटाएगी तो युवा कांग्रेस आगे भी इसका प्रदर्शन करती रहेगी। प्रदेश भर में डेंगू का असर थम नहीं रहा। प्रदेश में अनेक लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग डेंगू की चपेट में हैं। पीजीआई रोहतक में रोजाना करीब 500 लोग चेकअप के लिए आ रहे हैं और 205 मरीज डेंगू के पॉजिटिव पीजीआई में भर्ती हैं। पीजीआई प्रबंधन का दावा है कि सभी प्रकार के इंतजाम पूरे हैं और सभी टेस्ट पूरी तरह से निःशुल्क हैं। एडिस मच्छर के काटने पर होने वाली बीमारी डेंगू महामारी की तरह फैलती जा रही है। पहले तो सामान्य बुखार की तरह ही लगता है, मगर इसका प्रभाव शरीर पर बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर इसका इलाज सही तरह से नहीं किया गया तो मौत भी हो सकती है। डेंगू मलेरिया की तरह मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का वायरस एजिड मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू का बुखार ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक रहता है। जो लोग शारीरिक रूप से संवेदनशील होते हैं या जिनकी प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर होती है, उनमें डेंगू रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। एडिस मच्छर के काटने से जो वायरस फैलता है वो शरीर को तभी प्रभावित करता है जब शरीर उससे लड़ने में असक्षम होता है। पीजीआई रोहतक में रोजाना ही सैकड़ों लोग डेंगू की बीमारी के चलते पहुंच रहे हैं। हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक के वीसी डॉक्टर ओपी कालड़ा ने आज पीजीआई में डेंगू के प्रबंधन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रोजाना ही करीब 500 लोग पीजीआई में पहुंच रहे हैं। उन्होंने माना कि 205 मरीज डेंगू पॉजिटिव पीजीआई में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर कालड़ा ने कहा कि डेंगू के इलाज के सभी टेस्ट और दवाइयां पीजीआई में निःशुल्क मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर लोगों में दहशत ज्यादा है। उन्होंने डेंगू के लक्षणों की भी जानकारी दी। वहीं पीजीआई रोहतक में भर्ती मरीजों और उनके सहायकों ने अपनी परेशानी भी बताई। हमारे पूरे इंतजाम हैं। डेंगू के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल हमारे पास। करीब पूरे दिन भर में 500 से ज़्यादा बुखार के केस आ रहे हैं और अभी पिछले 2 दिन में जो डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन हमारी तरफ से ऐसे पेशेंट्स का इलाज करने के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। हर तरह की दवाई यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है और उनका जो टेस्ट करना है, डेंगू सीरोलॉजी का टेस्ट करना है, वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है निःशुल्क। उसके अलावा NS1 एंटीजन जो होता है, जिससे बुखार के पहले दिन भी पता चल जाता है कि डेंगू बुखार है या नहीं है। NS1 एंटीजन की भी सुविधा है और डेंगू सीरोलॉजी का टेस्ट भी किया जा रहा है और हमारे पास ब्लड भी पर्याप्त मात्रा में है और जिन पेशेंट्स को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत है वो भी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में, कोई कमी नहीं। और हमारे डॉक्टर हमने एक्स्ट्रा भी ड्यूटी पे लगाए हैं, नर्सिस को भी लगाया हुआ है, एक्स्ट्रा नर्सिस को, और बाकी एक्स्ट्रा नर्सिंग स्टूडेंट भी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो चारों तरफ से मतलब पूरी तरह से सुविधा प्रोवाइड की जा रही है और दिन रात तीनों शिफ्ट में एक्स्ट्रा मैन पावर हमने लगाई हुई है। अब तक यहाँ कितने मरीज आ चुके हैं जी? आज के दिन टोटल कितने मरीज हैं जी? टोटल देखिए, रोज़ाना हमारे पास 500 से ज़्यादा बुखार के केसेस आ रहे हैं और उसमें 205 केसेस जो है डेंगू पॉजिटिव आए हैं। सभी केसेस में हम डेंगू का टेस्ट नहीं करते क्योंकि जो बुखार के सीज़न में जो आ रहे हैं उनमें जिनका प्लेटलेट काउंट कम आता है उन्हीं में ही ये डेंगू का टेस्ट किया जाता है। तो जो पॉजिटिव आए हैं वो करीब 205 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। दवाइयाँ फ्री मिल रही है? सभी दवाइयाँ मुफ्त। वो तो मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के अंडर जो है यहाँ पर चाहे OPD के पेशेंट हैं, चाहे इमरजेंसी के हैं, चाहे वार्ड के पेशेंट हैं, सभी को पूरी दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं। 5-6 दिन पहले हुआ था जी बुखार,
अरे कल के आ रहे हैं जी रह गए हम 2 बजे से 2 बजे के आई और कोई संभाल नहीं जी नहीं करी पड़े हैं मैं जो कल आए थे नहीं पड़े क्या क्या सुविधाएं हैं जी यहाँ? माने तो कोई सुविधा नहीं लगी जी मैं जो कर पड़े कल के नहीं पड़े हैं ना को गोली दे ही नहीं ना कुछ नहीं बोला रिपोर्ट आवेगी फिर एडमिट कराएंगे ना वो रिपोर्ट आई हमारे सवेरे 7:30 बजे खून टेस्ट किया फिर लोग तो आए नहीं हमारे तो संतुष्ट नहीं हो आप? ना जी कोई संतुष्टि नहीं हमारे। दिनेश है जुलाने से आया हूँ। मेरा पड़ोसी बीमार हो गया है कई दिन से, मतलब वो परेशान और डेंगू का पर्चा दिखाई और पर्चा मेरा पर्चा नहीं, डेंगू का बुखार है उसके। हरियाणा आया ना मतलब आध घंटा हो लिया है। ईद देख लो सीट पर जाएगा कोई नहीं उड़े, उन्होंने भी सीट को मरा। तो क्या दिक्कत आ रही है? तो कोई पर्ची नहीं बनानी आड़े बैठे हैं तो तो डेंगू का मरीज है, मरीज ने लेकर हमें सुविधा नहीं है। सुविधा वो सुविधा तो देखो ना, अपने कैमरा तो घुमाओ ना, आप मेरे कहने क्यों घुमा रहे हो, उन्होंने भी घुमाई होगी। और खबर हरियाणा फिलहाल Here's an attack from Bournemouth.